नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कशन करते हैं। वो टॉपिक जो है वो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें से निकल के आते हैं। तो और बहुत सारी चीजें जो है वो हम उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से पहले जो है पूछे गए हैं या इन फ्यूचर में जो है कौन कौन से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। क्लियर है? तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में रहेगा दोस्तों एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सेल अडेप्टेशन एंड इंजुरी। दोस्तों, टॉपिक तो सभी पढ़ाते हैं और सभी टीचर अपने आप में जो है वो बेस्ट भी है, लेकिन मेरा जो पहला प्रिंसिपल होता है कि हम कई बार जो है वो छोटी चीजों को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जबकि मैं कहता हूं कि छोटी चीजों को तो जो है वो पहले पढ़ना चाहिए। कहते हैं ना कि मेच्योरिटी इज नॉट दैट यू आर टॉकिंग लार्ज थिंग्स। मेच्योरिटी वो नहीं है कि आप एक बड़ी बड़ी बातें करें परिवार में या बड़ी बड़ी चीजें जो है वो उसको डील करें, वो मेच्योरिटी नहीं है। बल्कि मेच्योरिटी तो हर एक छोटी से छोटी चीज को जो है वो समझे, उस छोटी से छोटी चीज प्रॉब्लम को जो है वो असेस करें, वो होता है मेच्योरिटी। कहते हैं ना कई बार परिवार में कि यार कोई प्रॉब्लम हो गई तो उससे जाके डिस्कस करो, क्योंकि वो बंदा जो है वो काफी मेच्योर है, हर एक छोटी से छोटी बात को जो है वो समझेगा। तो मेच्योरिटी वही होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हमें कंसेप्ट क्लियर करना है तो हर एक छोटी से छोटी चीज को जो है वो पढ़ना चाहिए और उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल काफी इजी टॉपिक है सेल एडेप्टेशन एंड इंजुरी। देखा जाए तो ये किसी भी जो है वो हमारे पास में डिप्लोमा या डिग्री जैसे जीएनएम या बीएससी की जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है वो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आज भी कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि उतना क्लियर तरीके से वो टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, देन उसके बाद एट्रोफी क्या होता है, डिस्ट्रोफी क्या होता है, कौन सी रिवर्सिबल होती है, कौन सी जो है वो इरिवर्सिबल होती है, नेक्रोसिस क्या होता है, देन उसके बाद जो है वो अपोटोसिस क्या होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। तो मोटी मोटी चीजें जो है वो फिर भी बता देते हैं, लेकिन अंदर तक डीप जो है वो नहीं बता पाते। उसका रीजन है क्योंकि पूरा बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास के अंदर जो हम पूरा देखेंगे और आप पूरी क्लास लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी चीजें अब तक जो है वो मिस कर रखी थी, जिसको आज आपने जो है वो कंप्लीट किया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इस टॉपिक से सेल एडेप्टेशन एंड इंजुरी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें टर्मिनोलॉजी के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, कई बार जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो कौन सी मैकेनिज्म है। कई बार जो है वो इसमें डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं कि नेक्रोसिस और अपोटोसिस में जो है वो क्या डिफरेंशिएट होता है, कौन सी रिवर्सिबल है, कौन सी इरिवर्सिबल है। यानी कि हर एक लाइन से छोटी छोटी चीजें जो है वो उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं कहूं थोड़ा सा इजी भी है, नो डाउट, बट ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना जो है वो जरूरी है, तभी आप सारी चीजों को जो है वो जवाब दे सकते हो। तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्लास को जो है वो ध्यान से देखेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लास में जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है वो हम सेल एडेप्टेशन देखेंगे। क्लियर है कि सेल एडेप्टेशन जो है वो किस तरीके से होता है और वो जो है वो किस तरीके से हमारे पास में जो है वो नॉर्मल होता है। सेल एडेप्टेशन में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, ये सारी चीजें आती है और कहां कहां जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। इन सब चीजों के बाद में जो हम सेल इंजुरी पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेल इंजुरी में जो है वो हमारे पास में दो चीजें आती है, एक आती है हमारे पास में प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम कह सकते हैं अपोटोसिस, और सेकंड आती है हमारे पास में नेक्रोसिस। फिर दोनों का जो है वो डिफरेंशिएट पढ़ेंगे और उनके टाइप जो है वो फिनिश करके इस क्लास को जो है वो खत्म करेंगे। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं और इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं आज की क्लास का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड, आज के क्लास का हमारे पास में टॉपिक है सेल एडेप्टेशन एंड इंजुरी। कि सेल एडेप्टेशन कब होता है और सेल इंजुरी जो है वो कब होती है, किस कंडीशन में होती है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, सेल नॉर्मली मेंटेन ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट इन द सेंस कि कोई भी सेल जो है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर जो है वो शेप में रहती है। ठीक है, यानी कि होम्योस्टेसिस कंडीशन में जो है वो रहेगी। कोई भी सेल है, चाहे कहीं के भी आप सेल ले लीजिए, कोई भी सेल है नॉर्मली एक अपने जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो स्टेट में रहेगी। ठीक है, बट व्हेन एक्सपोज टू स्ट्रेस और हार्मफुल स्टिमुलाई दे में अडेप्ट, बिकम इंजर्ड और डाई। देखो ध्यान से समझो, इस लाइन को जिसने समझ लिया देन आपके पास में पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। नॉर्मली सेल क्या होती है कि एक अपने एक पर्टिकुलर जो है वो
कंडीशन में रहती है, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। देन उसके बाद जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है या हार्मफुल स्टिमुलाई आती है, देन उसके बाद क्या करती है वो सेल, या तो उस चीज को अडेप्ट कर लेती है। मान लो कोई स्टिमुलाई है उसको स्ट्रेच करने के लिए, तो सेल स्ट्रेच होकर रहेगी, मतलब उस कंडीशन को जो है वो अडेप्ट कर लिया। या फिर वो क्या होती है कि वो इंजर्ड हो जाती है। अब इंजर्ड होगी तो क्या पता वो ठीक होगी या नहीं होगी, मतलब रिवर्सिबल भी हो सकती है इंजरी और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, या फिर मान लो कोई भी स्टिमुलाई आया, देन उसकी वजह से जो है वो डाई कर गई। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में ये कोई सेल है, यहां पे बहुत सारी सेल है, मैं मान सकता हूं कि ये इतनी बड़ी जो है हमारे पास में सेल है, इसको कोई भी स्टिमुलाई दिया, स्टिमुलाई इन द सेंस मैंने जैसे यहां पे स्ट्रेस दिया, इसको ऐसे पिंच जो है जोर से पिंच कर लिया। ठीक है, देन हर सेल अपने आप में जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में रहती है, जैसे ये अपने आप में एक नॉर्मल स्टेज में, तभी जो है वो हमारे अंगुली इस शेप में जो है वो बनी हुई है। अब कोई भी जो है बाहर से स्टिमुलाई दिया, स्टिमुलाई किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो हमने स्ट्रेस दिया या फिर कोई हार्मफुल स्टिमुलाई दिया, यानी कि जोर से मार दिया, कुछ भी स्टिमुलाई दिया। मान सकते हैं कि मैंने इसको स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस देने के बाद में क्या होगा, या तो ये सेल इसको अडेप्ट कर लेगी कि ठीक है दे रहा कोई बात नहीं, उस चीज में वो ढल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास की शेप ले लेता है, देन बाउल में डालते तो बाउल की शेप ले लेता है, या और किसी चीज में डालोगे तो और किसी चीज की जो है वो शेप ले लेता है, तो उस चीज में वो अडेप्ट हो जाता है। या क्या होगा, ये इंजर्ड हो जाएगी। अब इंजर्ड होगी, जैसे हमने प्रेस किया देन इंजर्ड होगी। अब इंजर्ड होने के बाद में मे बी रिवर्सिबल हो सकती है, मे बी इरिवर्सिबल, यानी कि जैसे हार्मफुल स्टिमुलाई हम हटा दें तो 2 या 5 दिन के बाद जो हो नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाए या नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाए, तो ये होगी हमारे पास में दोस्तों रिवर्सिबल। या फिर इरिवर्सिबल हो सकती है, मान लो हमने जो करा ऐसे उसको पिचका दिया तो वो पिचकी भी रह सकती है, या फिर डाई, या कि वो खत्म हो सकती है। तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो उसको हम कहते हैं हमारे पास में कि कोई भी सेल होती है वो अपनी एक नॉर्मल स्टेट में रहती है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलाई या स्ट्रेस आता है तो वो क्या करती है, या तो वो अडेप्ट कर लेती है, या फिर जो है वो इंजर्ड हो जाती है, या फिर वो जो है वो खत्म हो जाती है, डाई हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली सेल की प्रोसेस कहते हैं। देन उसके बाद में हम 2 कंडीशन लेंगे। पहली चीज आ गई हमारे पास में सेलुलर एडेप्टेशन। सेलुलर एडेप्टेशन इन द सेंस कि अडेप्ट कर लेगी। ठीक है, जैसे भी चेंजेस किया, जो भी स्टिमुलाई दिया या जो भी हार्मोनल फिजिकल जो भी हुआ, देन उसके बाद उसको अडेप्ट कर लिया, उसको हम कहते हैं सेल्फ एडेप्टेशन। जैसे हाइपरट्रोफी हुआ, हाइपरप्लेजिया होगा, एट्रोफी हुआ, ठीक, मेटाप्लेजिया होगा, ये सारी चीजें हम जो है 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देखो जब तक ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं फिर से जो है वो 2 मिनट लेना चाहूंगा। ये मान लीजिए अपने पास में जो है वो कोई सेल है, वो एक नॉर्मल कंडीशन में है, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस कंडीशन में है। देन उसके बाद में जो है वो इसको किसी भी तरीके से जो है वो कोई स्टिमुलाई दिया, स्टिमुलाई किसी भी तरीके का हो सकता है, स्ट्रेस करके दे दिया, मतलब फिजियोलॉजिकली हो सकता है या पैथोलॉजिकली हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद इसको स्टिमुलाई दिया, स्टिमुलाई देने के बाद में जो है वो 3 कंडीशन जो है वो बन सकती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी बनेगी? पहली कंडीशन बनेगी कि ये उस स्टिमुलाई को जो है वो अडेप्ट कर लेगी। ठीक है, जो भी स्टिमुलाई दिया, यानी कि स्टिमुलाई दिया कि आप चपटे हो जाओ तो ये चपटी हो जाएगी। ठीक है, स्टिमुलाई दिया कि आप ट्विस्ट कर जाओ तो ये ट्विस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अडेप्ट कर ली। सेकंड होती है कि ये इंजरी होगी, जैसे आपने इसको स्टिमुलाई दिया देन ये इंजर्ड होगी सेल। अब इंजर्ड होगी तो ये 2 तरीके की होती है, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आपका सिंपल मीनिंग है कि जैसे स्टिमुलाई हटाएंगे या उसके 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद जो हो वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगी, ये होता है दोस्तों रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपने स्टिमुलाई दिया देन वो इंजर्ड होगी, इंजर्ड होने के बाद वापस पुरानी बैकअप पोजीशन में कभी भी नहीं आएगी, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, डाई हो सकती है। जो भी स्टिमुलाई दिया या जो भी आपने जो है वो हार्मफुल स्टिमुलाई दिया, स्ट्रेस दिया, तो उसकी वजह से वो सेल डाई कर सकती है। ठीक है, तो इसको हम लेंगे। तो पहले हम अडेप्ट को लेंगे, देन उसके बाद इंजरी को लेंगे, और इंजरी में हमारे पास में एक पार्ट आ जाएगा डाई वाला, यानी कि जो इरिवर्सिबल वाला है वो हमारे पास में आ जाएगा डाई वाला। क्लियर है, तो इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या था, सेलुलर एडेप्टेशन, यानी कि कोई भी स्टिमुलाई देंगे, कोई भी स्ट्रेस देंगे, देन उसके बाद में वो सेल उसको जो है वो अडेप्ट कर लेगी, और ये नॉर्मली जो है वो चलता रहेगा। तो देखो अडेप्टेशन इज द रिवर्सिबल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अडेप्टेशन क्या है, रिवर्सिबल जो है वो रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का। और ये जो है मेन टाइप कौन कौन सा होता है, 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं दोस्तों हाइपरट्रोफी।
ठीक है। हाइपरट्रोफी एग्जाम में देखो इनकी टर्मिनोलॉजी से इमेज बेस पे बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ भी होगा, ठीक है। लेकिन हम सभी स्टूडेंटों को जो है वो इक्वल लेके चलते हैं, किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम इस चीज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होगा दोस्तों? हाइपर का मतलब क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज। हाइपर का सिंपल मीनिंग हो गया इंक्रीज, कोई भी चीज, और ट्रोफी का मतलब हो गया इनलार्जमेंट, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, अब ये सेल जो है वो स्ट्रेस या स्टिमुलाई से जो है वो इस तरीके की बन गई। ये सेल है और इसके अंदर जो है वो ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, देन उसके बाद बाकी ऑर्गेनेल्स है। तो ये सेल जो है वो इस तरीके से इतनी साइज में बढ़ गई, लार्ज साइज में बढ़ गई, इसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपरट्रोफी, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन होगी इंक्रीज सेल इन साइज। अगर कोई भी सेल साइज में इंक्रीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज वर्कलोड और हार्मोनल स्टिमुलेशन। दो कंडीशन की वजह से जो है वो सेल की साइज जो है वो इंक्रीज होती है। या तो वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, कोई भी चीज को हम बार बार जो है वो करेंगे तो उसकी वजह से वो वर्कलोड की वजह से जो है वो चीज इंक्रीज हो जाएगी, या फिर हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज हो गए जिसकी वजह से उस सेल की साइज जो है वो बढ़ गई। ये कोजेज हो सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे इनलार्जमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास में कार्डियक मसल्स है वो फैल जाती है या वो अपनी साइज में जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ हाइपरट्रोफी, और ये सेलुलर अडेप्टेशन है, मतलब जैसे स्टिमुलाई देंगे सेल उसमें जो है वो अडेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाइपरप्लेजिया। हाइपर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इंक्रीज, और प्लेजिया का मतलब हो गया नंबर्स में। वो तो थी हाइपरट्रोफी, मतलब साइज में बढ़ रही है, और यहां पे क्या हो दोस्तों? नंबर्स में बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में जो है वो कोई सेल है, ये हमारे पास में कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो ये सेल जो है वो नंबर्स में बढ़ गई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। क्लियर? तो देखो डेफिनेशन हो जाएगी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। साइज में नहीं बढ़ रही है, नंबर्स में बढ़ रही है। अभी पूरे चार्ट के द्वारा जो है वो सारी चीज आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपरप्लेजिया। और ये जो है वो बेसिकली क्या होता है? फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो हार्मोनल जो है वो इसको अफेक्ट करता है। जैसे ब्रेस्ट टिश्यू इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कंडीशन में जो है वो ब्रेस्ट की साइज जो है बढ़ जाती है, ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। या फिर कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से जब लीवर में जो है वो कोई चीज की प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन की प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, बट स्लो टाइप से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घर के अंदर छिपकली होती है, देन आपने उसको जैसे झाड़ू से मारा, देन वो अपनी पूंछ को अलग कर देती है, ठीक है। देन थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे जो है वो उसकी पूंछ वापस आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो ठीक हमारी पूरी बॉडी के अंदर लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन की प्रोसेस करता है। अगर लीवर का कुछ पार्ट आप हटा दो और क्लाइंट अगर हेल्दी है तो धीरे धीरे लीवर उस पार्ट को जो है वो बना देता है। तो लीवर रीजनरेशन, लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन की प्रोसेस करता है। वो कैसे करता है दोस्तों? कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से, यानी कि बॉडी जब लीवर एंजाइम प्रॉपर सीक्रेट नहीं होंगे तो बॉडी उसको बोलेगी, तो लीवर जो है वो बहुत सारी सेल्स बनाएगा, नंबर्स में और ज्यादा इंक्रीज करेगा और खुद का पूरा लीवर जो है वो बना देगा। बट ये काफी लिमिटेड होता है, छिपकली की तरह नहीं होता कि पूरा लीवर हटा दिया तो पूरा लीवर वापस आ गया पूंछ की तरह, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देन उसके बाद ये तो था फिजियोलॉजिकली। पैथोलॉजिकली कैसे हो सकता है? पैथोलॉजिकली जैसे मान लो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन लेवल जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो हमारे पास में यूट्रस की जो इनर लेयर है उसके अंदर जो है वो नंबर्स में बढ़ जाती है, सेल्स जो है वो नंबर्स में बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। क्लियर है? यानी कि जो हमारे पास में यूट्रस है, ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा ये जो है वो हमारे पास में यूट्रस है इस तरीके से, तो जो हमारे पास में यूट्रस की जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर लेयर में जो है वो हाइपरप्लेजिया हो जाता है कि नंबर्स में बढ़ जाता है, इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। ये होता है पैथोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली नॉर्मल फंक्शन के आधार पर जिसमें हार्मोनल आता है, हार्मोन इंक्रीज होंगे तो ये सारी चीज होगा। ये कंपनसेटरी भी आता है और हार्मोनल भी आता है। आई थिंक दोनों चीज क्लियर होगी। इसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एट्रोफी। दोनों चीज होगी। पहले हमने पढ़ा था दोस्तों हाइपरट्रोफी, मतलब सेल जो है वो अपने साइज में बढ़ जाती है। देन हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया दैट नंबर्स में बढ़ जाती है। और नेक्स्ट आ गया एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है दोस्तों जस्ट हाइपरट्रोफी से उल्टा। हाइपरट्रोफी में तो क्या था दोस्तों
कि सेल की साइज जो है वो इंक्रीज होती है, यहां पे सेल की साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो, सेल साइज इन डिक्रीज एंड फंक्शन भी कम हो जाएंगे और उसकी साइज भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कोजेज की हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल डिसयूजेज इन द सेंस, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं या किसी भी लिम्ब को जो है वो अगर हिलाते डुलाते नहीं है तो धीरे धीरे वो जैसे वो सूखने वाली कंडीशन आ जाती है, वो होती है हमारे पास में डिसयूज। या फिर इस्चीमिया में आपने देखा होगा कि अगर ब्लड सप्लाई किसी भी तरीके से जो डिक्रीज हो जाए या ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो धीरे धीरे वहां की सेल जो है वो सिकुड़ना चालू हो जाती है। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल सूख के काटा हो जाता है। एजिंग, ठीक है, आपने देखा होगा कि 40-45 साल तक या 20 साल तक जो त्वचा हमारे पास में खिली खिली रहती है, जो अच्छे जो है वो गुलाबी गाल होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, बुढ़ापे में धीरे धीरे जो है वो पिचक जाते हैं। अब कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, वो जो हमारे पास में सेल थी वो अपनी साइज में जो है वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये थर्ड वन आ गई एट्रोफी। ये सारे के सारे हम सेलुलर एडेप्टेशन है और ये कभी भी देखो, आप देख रहे हो कि ये कोई पैथोलॉजिकली ज्यादा नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है दोस्तों कि कोई भी सेल है, मान लो क्यूबोइडल है, वो कोल्यूमर में बदल रही है, रिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, तो जैसे हमारे पास में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो पहले जो है वो हमारे पास में कोल्यूमिनर होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर बढ़ेगा उस पर जो है वो प्रेशर अरेंज होगा तो वो क्यूबोइडल में बदल जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो है वो कोल्यूमर एपिथेलियल सेल्स होती है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करोगे तो वो किस में बदल जाती है दोस्तों, वो फिर जो है वो स्क्यूमस में बदल जाती है और फिर वापस से जो है वो कोल्यूमर में आ जाती है। मतलब कि डेफिनेशन होगी रिवर्सिबल चेंजेस इन वन सेल टाइप टू अनदर सेल। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल बता दिया मैंने, जैसे ये हमारे पास में जो है वो कोल्यूमिनर सेल है, बड़ी बड़ी कॉलम्स के रूप में जो है वो सेल है जिसको हम बोलते हैं कोल्यूमिनर सेल्स। ये कोल्यूमिनर सेल्स जो है वो किस में बदल जाएगी, क्यूबोइडल में बदल जाएगी। इस तरीके से जो है वो क्यूबोइडल में बदल जाएगी, जैसे प्रेशर अराइज होगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मेटाप्लेजिया। ठीक है, एक और एग्जांपल आ गया यहाँ पे, जैसे कोल्यूमिनर सेल जो है वो किस में बदलेगी, स्क्यूमस एपिथेलियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बदल जाएगी स्मोकर्स के अंदर में। पहले वो जो कोल्यूमिनर सेल्स थी वो अब जो है वो बिल्कुल चपटी होगी, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूमस एपिथेलियल सेल, इसको हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया। आई थिंक सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। एक चीज और आती है डिस्प्लेजिया, तो डिस्प्लेजिया जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन आती है, वो सेल इंजरी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास में जैसे नॉर्मल सेल है, ये हमारे पास में नॉर्मल सेल है, इसके अंदर सारी चीजें जो है वो साइज शेप बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, पहली चीज हमने ली दोस्तों हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में हमने क्या लिया कि सेल जो है वो अपनी साइज में बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कोई 5 फीट का आदमी है वो 50 फीट में बदल जाए। ठीक है, पुराने धारावाहिक सीरियल में आपने देखा होगा जो राम लक्ष्मण वगैरह जो है अपनी साइज बढ़ा लेते थे, तो वो चीज होगी हाइपरट्रोफी। सेकंड आ गया हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि जो सेल हमारे पास में जिस साइज शेप की रहेगी उतनी ही रहेगी, लेकिन वो नंबर्स में बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो ये हमारे पास में एक सेल थी वो अब कितने में बदलेगी दोस्तों, 3 सेल्स में बदलेगी, नंबर्स में बदल गई। इसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट आता है एट्रोफी। एट्रोफी हाइपरट्रोफी का जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो हमारे पास में नॉर्मल सेल है वो अब साइज में डिक्रीज होगी। जैसे आपने देखा कि एक ओल्ड एज पर्सन में जो है वो हमारे पास हो जाता है, जिस लिम्स का काम में ज्यादा नहीं लोगे तो वो हमारे पास में जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है कि कोई भी सेल जिस स्ट्रक्चर में है उसमें जैसे प्रेशर होगा या स्टिमुलाई होगा तो वो चेंज हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मेटाप्लेजिया कहेंगे। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना, ये होगा मेटाप्लेजिया। लास्ट आते हैं डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया जो है वो सेल इंजरी में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग टाइप में है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया हमारे पास में सेल एडेप्टेशन। सेल एडेप्टेशन में क्या है दोस्तों, जैसे हमारे पास में कोई सेल है उसके ऊपर कोई भी स्टिमुलाई आया या कोई भी स्ट्रेस आया या कोई भी प्रेशर आया तो वो जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सेल एडेप्टेशन, और ये हमारे पास में नॉर्मल चलती है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही जो है वो हमारे पास में जाइगोट या हम कहें कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद धीरे धीरे यूट्रस की साइज बढ़ जाती है और एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करेगा। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है देन यूट्रस वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो ये सारे के सारे सेल एडेप्टेशन के जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रेगनेंसी कंडीशन में आपने देखा ब्रेस्ट की साइज जो है वो
इंक्रीज होती है, इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे और वापस से जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। ये होता है सेल्फ एडेप्टेशन। नेक्स्ट आ जाता है सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या है दोस्तों? सेल इंजरी है कि कोई भी स्टिमुलाई दिया, कोई भी मान लो ये सेल है, ये कोई भी सेल है और यहां पे इसको कोई भी स्टिमुलाई दिया या कोई भी स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस देने के बाद में ये जो है वो चेंजेज हो जाती है। ये सेल जो है मान लो यूं यूं इसमें बदल गई, सेल जो है वो चेंजेज होगी, ठीक है। अब चेंजेज होने के जो है वो दो तरीके, रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल इन द सेंस कि जैसे ही जो है वो हमारे पास में वापस जो है वो उस कंडीशन में आएगी देन रिवर्ट हो जाएगी। इरिवर्सिबल मतलब कभी भी चेंज नहीं होगी, वो किसी में बदल जाएगी, डेथ में बदल जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का जो है कंफ्यूजन ये है कि सर अगर रिवर्सिबल है तो वो सेल्फ एडेप्टेशन में क्यों नहीं जा रहा? उसका रीजन ये है दोस्तों कि वो रिवर्ट तो होगी लेकिन 100% पहले जैसे वाली रिवर्ट नहीं होगी, ठीक है। उसमें तो क्या था हमारे पास में एडेप्टेशन में तो कंप्लीट जो है वो रिवर्ट होकर पुरानी कंडीशन में आ रही थी, लेकिन इसमें पुरानी जो है वो वापस रिवर्ट होकर पहले वाली कंडीशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, इफ ए सेल कैन नॉट अडेप्ट और इंजुरी अकर, यानी कि कोई सेल जो है वो उस इंजरी को जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी, देन उसके बाद इंजरी अकर हो जाएगी। एंड सेल इंजरी कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सेल इंजरी जो है रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब कोजेज हम ले लेते हैं कि सेल इंजरी की जो है वो क्या क्या कोजेज हो सकती है या क्या क्या जो है वो स्टिमुलाई है जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है। ये दोनों के कॉमन आ गए हमारे पास में, ठीक है। तो हाइपोक्सिया, तो दोस्तों जैसे हमारे पास में लो ऑक्सीजन होगा ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास हम कई टिश्यू के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। सेकेंड आता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया जहां पे भी मिया वर्ड आ जाए दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड, जैसे एनीमिया, थैलेसीमिया। तो अगर मान के चलिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, क्या है दोस्तों? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्सीमिया। और अगर टिश्यू के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी है तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों हाइपोक्सिया। तो अगर हाइपोक्सिया होगा तो सेल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट, फिजिकल एजेंट, जैसे ट्रोमा हो जाएगा या हीट हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फिजिकल एजेंट, कहीं पे भी चोट लग गई या कहीं पे जल गया है या पानी से जो है वो कोल्ड हो गया, पानी से भी जलना होता है, रेडिएशन हो गया, वो फिजिकल एजेंट होता है जिसके अंदर सेल की जो है वो इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट, केमिकल एजेंट, आपको पता है केमिकल एजेंट पॉइजनस है या ड्रग्स है जिसकी वजह से सेल जो है वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट लाइक जस्ट दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब की वजह से जो है वो सेल इंजरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन और जो ऑटो इम्यूनिटी होती है, कई बार हमारी खुद की सेल को ही जो है वो डैमेज कर देती है। जेनेटिक डिफेक्ट, कई बार जो है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी हमारे पास में जो है सेल इंजरी देखने को मिलेगी जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होगा तो भी हमारे पास में सेल की इंजरी होगी। अगर उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारे पास में सेल की इंजरी जो है वो चालू हो जाएगी। इसमें वन बाय वन करके लेते हैं। पहले हम लेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेकंड हम लेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी कि रिवर्सिबल सेल इंजरी इन द सेंस कि जैसे हमारे पास में स्टिमुलाई हटा तो उसके 2, 4, 5 दिन के बाद में जो हो वापस ठीक हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या क्या फीचर्स होंगे इसमें सेल के अंदर? यानी कि कोई भी सेल आया, ये कोई सेल है, इस पे स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई आने के बाद में जो है उसमें चेंजेज आए, चेंजेज आने के बाद में जो है वो रिवर्सिबल चेंजेज है, यानी कि जैसे स्टिमुलाई हट जाएगा देन उसके बाद नॉर्मल वापस अपनी शेप में चली जाएगी, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले सेल स्वेलिंग। सबसे पहले तो क्या होगा, जो भी स्टिमुलाई आएगा तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी। नेक्स्ट, फैटी चेंजेज, स्पेशली जो है वो लीवर सेल्स में देखने को मिलेगा। सेल्स के अंदर जो है वो फैटी चेंजेस होंगे, फैटी एसिड जो है उसकी संभावना चेंजेज होगी। लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो है वो खत्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब हमने सेल ऑर्गेनेल्स देखा था उस टाइम पे बताया था माइक्रोविलाई जो है वो खत्म हो जाएंगे। एंड मेम्ब्रेन ब्लिप्स, मेम्ब्रेन ब्लिप्स इन द सेंस कि जैसे हमारे पास में ये कोई सेल है, नॉर्मल सेल जो है वो इस तरीके से होती है और इसके चारों तरफ जो है वो एक डबल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है जिसको बाइलेयर बोलते हैं। मेम्ब्रेन ब्लिप्स में क्या होगा दोस्तों कि जो हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में सेल है तो इसके बाहर जो है वो एक उभारनुमा संरचना जो है वो बन जाएगी, यानी कि सेल के ऊपर जो है वो छोटे छोटे उभारनुमा संरचना बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस ब्लिप्स। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप स्टिमुलाई हटाएंगे
ठीक है। जैसे स्टिमुलाई हट गया, जैसे मान लो ये कोई स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई मैं अलग कलर से ले लेता हूं, ये हमारे पास में जो है वो कोई स्टिमुलाई है, तो जैसे स्टिमुलाई हटा देन सेल वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में चलेगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। सेकंड आ जाता है हमारे पास में इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी या इसको हम सेल डेथ के नाम से भी जो है वो जानते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि कोई भी जो है वो सेल है तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहती है, लेकिन जैसे ही कोई भी स्टिमुलाई आएगा, ठीक है, तो स्टिमुलाई आएगा तो या तो वो अडेप्ट कर लेगी उस चीज को, या फिर जो है वो हमारे पास में उसकी इंजरी हो जाएगी। अब इंजरी दो तरीके की, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो जैसे स्टिमुलाई हटेगा वापस उस चीज में चली जाएगी, और इरिवर्सिबल है तो आप स्टिमुलाई हटा लो लेकिन वापस उस कंडीशन में आएगी जिसको हम कह सकते हैं सेल डेथ होगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास में इरिवर्सिबल सेल इंजरी है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली चीज नेक्रोसिस और दूसरी होती है दोस्तों अपोटोसिस, ठीक है। अपोटोसिस बोल दो, अपोटोसिस बोल दो, या अपोप्टोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पी जो है वो साइलेंट होता है। तो अपोटोसिस जो है वो सबसे अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। वन बाय वन करके लेंगे दोनों सेल इंजरी को। देखो नेक्रोसिस में क्या होगा और अपोटोसिस में क्या होगा, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, फिर आपको सारी चीजें जो हो क्लियर हो जाएगी। नेक्रोसिस में तो क्या होगा दोस्तों कि नेक्रोसिस दोनों तरीके से हो सकती है, फिजियोलॉजिकली भी हो सकती है और सॉरी पैथोलॉजिकली होती है, ऑलवेज पैथोलॉजिकली होती है, ठीक है। नेक्रोसिस पैथोलॉजिकली होती है। कोई सेल है, ठीक है, दो आदमी है ए एंड बी, कोई सेल है, देन जैसे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया आते उस सेल के ऊपर टूट पड़ा, ठीक है, और उस सेल को तहस नहस कर चुका, ठीक है, और सेल की जो है वो डेथ होगी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नेक्रोसिस कहेंगे, राइट। क्लियर है? जैसे ही कोई जो है बैक्टीरिया वायरस फंगाई आया उस सेल को करा और डेथ होगी, देन वो डेथ होने के बाद वो आसपास की सेल्स को भी मारेगी, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो बाहर निकला तो आसपास की सेल को भी मारेगी। ये होता है नेक्रोसिस। सेकंड होता है अपोटोसिस। अपोटोसिस में क्या होता है? ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन द सेंस कि आपको कब मरना है पहले से ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेल है वो बूढ़ी हो गई है, ठीक, बूढ़ी हो गई तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि यार अब आपका टाइम हो चुका, अब अननेसेसरी जो है शरीर पे बोझ मत बनो, आप अपने आप को खत्म कर दो। फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर जैसे अब किसी को कहे कि यार तेरे को खत्म किया जा रहा है, तो वैसे ही सोचने लग जाएगा। सेल धीरे धीरे जो है वो श्रिंक होगी, श्रिंक होने के बाद में जो है वो उस पर ब्लिप्स बहुत सारे बनेंगे, ठीक है, देन अपने आप को जो है वो अंदर ही अंदर खा जाएगी, और जो हमारे पास में एपोटोसिस बॉडीज है उस सेल का एनगल्फ कर लेगी और वहीं खत्म हो जाएगी, वो दूसरी सेल को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जबकि नेक्रोसिस में वो दूसरी सेल को भी डिस्टर्ब करती है। क्लियर है? एक बेसिक आपको मैंने स्टोरी के माध्यम से बताया, बाकी देखो आगे हम इस चीज को जो है वो पढ़ लेते हैं। पहली चीज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या है दोस्तों? अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है। अनकंट्रोल्ड सेल डेथ इन द सेंस कि कोई भी कंट्रोल नहीं है, जैसे हुआ कोई भी जो है वो बैक्टीरिया वायरस आया देन उसके बाद डेथ होना चालू कर दे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों नेक्रोसिस। और ये हमेशा जो है वो पैथोलॉजिकल होती है। पैथोलॉजिकल इन द सेंस कि जैसे ही हमारे पास में कोई बैक्टीरिया वायरस आया देन उस सेल को जो है वो डैमेज कर देगा। सेकेंड आता है हमारे पास में अपोटोसिस। अपोटोसिस क्या दोस्तों? प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम सेल डेथ इन द सेंस कि पहले ये फिजियोलॉजिकली भी हो सकती है, पैथोलॉजिकली भी हो सकती है। पहले बता दिया कि आपको मरना है और वो फिक्स टाइम पे जो है वो मर जाता है। देखो इमेज के माध्यम से समझ में आएगा। पहले हम ले लेते हैं दोस्तों नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या है दोस्तों? ये हमारे पास में कोई सेल है, नॉर्मल सेल है, और यहां पे जो है वो क्या आ गया दोस्तों? कोई भी हम कहें एंटीजन आ गया, ठीक है। और एंटीजन ये हमेशा जो है पैथोलॉजिकली, अगर एंटीजन आ गया तो हमेशा जो है पैथोलॉजिकली होगा। इसने अपने जो है वो टॉक्सिन्स रिलीज की, वो टॉक्सिन्स रिलीज होने के बाद वो टॉक्सिन्स इस सेल पे अटैक करेंगे, सेल जो है वो इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है, सेल की जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब किसी ने जो है वो जहर किसी सेल पे डाल दिया तो इनलार्ज हो जाएगी। उसके बाद लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ये जो मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे जो है वो ब्रेक होना चालू हो जाएगी। जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन थी वो धीरे धीरे जो है वो ब्रेक होना चालू हो जाएगी। क्लियर है? देन उसके बाद में क्या होगा कि यहां से जो है वो उसके अंदर जो भी सेल के अंदर चीजें थी वो लीकेज होना चालू हो जाएगी, बाहर लीकेज हो जाएगी। अब लीकेज हो जाएगी, लीकेज ऑफ द कंटेंट, जो सेल के अंदर कंटेंट था। देखो सारे दरवाजे खुल चुके हैं, यहां पे सारे दरवाजे खुल चुके हैं, सारे दरवाजे खुलेंगे तो अंदर जो भी कंटेंट था वो चारों तरफ लीकेज होगा। अब लीकेज को पाके क्या होगा? एंटीबॉडीज भी आएगी और दूसरे जो है वो हार्मफुल जो है वो भी आएंगे, यानी कि बैक्टीरिया वायरस भी आएंगे, पस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास में जो है वो दूसरी एंटीबॉडीज भी आएगी। भाई बचाने वाले भी हैं, मारने वाले हैं तो बचाने वाले भी हैं, और ये चीजें होगी। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? पस फॉर्मेशन भी हो गया
और हमारे पास में जो है वो ऑटो इम्यूनिटी भी चालू होगी, या हम कहें कि इम्यूनिटी चालू होगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है दोस्तों? इन्फ्लामेशन कहलाती है। इन्फ्लामेशन हो गया, देन उसके बाद जो है हमारे पास में जो न्यूक्लियर है, ठीक है, उसका तो डिजनरेशन होता है और ये पूरी सेल जो है वो डैमेज हो जाती है, और ये आसपास की जो सेल है उसको भी जो है वो अफेक्ट करती है, या आसपास की जो भी सराउंडिंग सेल है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। ये होता है हमारे पास में नेक्रोसिस। क्लियर? सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड अपोटोसिस। अपोटोसिस में क्या है? इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि कब मरना है पहले से फिक्स कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी मरती है, आरबीसी 120 दिन के बाद में मर जाती है, तो प्रोग्राम्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सेल मान लो ये सेल बूढ़ी हो गई है, ठीक है, मान लो आरबीसी है या कोई भी सेल है बूढ़ी हो गई है, तो उसमें क्या करेंगे, यानी कि एलिमिनेटेड द अनवांटेड सेल्स, या जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो सेल काम की नहीं है, अब काम की नहीं है तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि यार तुम काम के नहीं हो, अब तुम हट जाओ, तुम अपने आप को खत्म करो। अब देखो ये सोच सोच के वो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चिंता में पड़ गई कि अब तो मरना है हमें, अब मरना है, तो उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे ये श्रिंक हो जाएगी। देन न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन चालू हो जाएगा, ये जो भी न्यूक्लियर कंटेंट था उसका फ्रेगमेंटेशन जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। देन यहां तक भी ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है। ये जो इसकी मेम्ब्रेन थी जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था, वो कहीं से ब्रेक नहीं हुई, आवरण पूरा का पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, अंदर ही अंदर जो है वो टूट रही है। देन उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहां से अपोटिक बॉडी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है, इस सेल से अपोटिक बॉडी रिलीज होगी, और वो अपोटिक बॉडी जो है वो फेगोसाइटोसिस करवा देगी इस सेल का, ठीक है। और कोई भी इन्फ्लामेशन यहां पे नहीं होगा, वन बाय वन करके बता रहा हूं, कोई भी इन्फ्लामेशन अपोटोसिस में जो है वो नहीं होगा, और वो एक पर्टिकुलर सेल जो किसी काम की नहीं थी, वो पर्टिकुलर सेल ही जो है वो खत्म होगी, बाकी कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है अपोटोसिस। दोनों में डिफरेंशिएट ले लेते हैं, एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, नेक्रोसिस और अपोटोसिस। अब देखो नेक्रोसिस क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है। आपको भी पता है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल है, या हम कहें कि एंटीजन जो है वो बाहर से आया, देन उसके बाद में क्या होगा कि ये बाहर से आने के बाद में जो है वो उसको खत्म करेगा, और वो आसपास की सेल को भी जो है डैमेज करेगा, तो ये अनकंट्रोल टाइप की होती है। जबकि अपोटोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल सुसाइड होता है, फिक्स बता देता है कि इनको मरना है तो उतने ही मरेंगे, दूसरे वाले नहीं मरेंगे। जबकि नेक्रोसिस में तो कितनी भी मर सकती है, ठीक है। तो साइज की हम बात करें तो ये सेलुलर स्वेलिंग होती है, इसके अंदर सेल की साइज, आपको पता है नेक्रोसिस के अंदर सेल की साइज जो है बढ़ जाती है, ठीक है, स्वेल हो जाती है सेल, जबकि इसके अंदर अपोटोसिस के अंदर सोच के जो है बिल्कुल सूख जाती है, सूख के कांटा हो जाती है, सेलुलर श्रिंक हो जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेल अफेक्टेड होती है, यानी कि कोई सेल पे जो है वो एंटीजन आया तो उसके आसपास की बहुत सारी सेल जो है वो इन्वॉल्व होती है, जबकि अपोटोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल ही अफेक्ट होती है, जिसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको अपने आप को खत्म करना है, वही चीज खत्म होगी, बाकी चीज नहीं होगी। अपटेक की बात करें तो सेल कंटेंट इंजेस्ट ऑफ माइक्रोफेजेस, यानी कि जो सेल के कंटेंट है वो किसके द्वारा इंजेस्ट किए जाएंगे? मैक्रोफेजेस के द्वारा। जबकि इसके अंदर जो सेल कंटेंट है, ठीक है, जो नेबरिंग सेल्स है उसके द्वारा ही करेंगे, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अब अगर मैक्रोफेजेस आ रहे हैं तो इन्फ्लामेशन पक्का देखने को मिलेगा, जबकि एपोटोसिस के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया। मेम्ब्रेन की बात करें तो फटाफट बताओ मेम्ब्रेन में क्या होगा? नेक्रोसिस के अंदर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, यानी कि लीकेज हो जाता है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी देखा आपने, ठीक है, एंड सेल लाइसिस अकर। देखो पूरा डिटेल से मैंने बताया था, ये देखो लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, यानी कि जो कंटिन्यूटी थी सेल मेम्ब्रेन की वो खत्म हो जाती है, और वहां से लीकेज ऑफ कंटेंट, जो सेल के अंदर कंटेंट था वो बाहर निकलना चालू हो जाता है। जबकि अपोटोसिस के अंदर जो है वो सेल जो है वो अपने आप में बनी हुई रहती है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, कोई उसके अंदर जो है वो लीकेज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो मेम्ब्रेन ब्लिंगिंग बट इंटीग्रिटी इज मेंटेन, मेम्ब्रेन जो है वो ब्लिंगिंग हो सकती है, ब्लीडिंग मतलब इन द सेंस कि मेम्ब्रेन में जो है वो इस तरीके से हो सकता है, जैसे ये हमारे पास में नॉर्मल मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से हो सकती है, ये हमारे पास में सेल है, ठीक है, लेकिन वो ब्रेक, इसकी इंटीग्रिटी ब्रेक नहीं होगी, यानी कि उसकी जो कवरिंग है वो ब्रेक नहीं होगी, स्टार लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो है ब्रेक नहीं होगी। इसके अंदर सेल लाइसिस अकर होता है, जबकि इसके अंदर जो है वो अपोटिक बॉडी जो है वो फॉर्म होती है, और वही उसको जो है वो एंगल्फ करती है। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स जो है स्वेलिंग एंड लाइसोसोमल लीकेज होता है, और ये बेसिकली जो है रैंडम डीजनरेशन ऑफ डीएनए का जो है वो रैंडमली डीजनरेशन हो जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज प्री ऑप्टिक प्रोटीन, ठीक है,
प्रोऑप्टिक प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोऑप्टिक प्रोटीन रिलीज करेगा, और जो क्रोमेटिन है वो कंसिडरेशन एंड नॉन रैंडम डीएनए जो है वो डीजनरेशन होगा। क्लियर? तो ये दोनों में जो है वो ध्यान में रखना, एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में जो है वो डिफरेंशिएट। क्लियर? तो पहले आ जाता हम नेक्रोसिस को पढ़ लेते हैं। इसके कुछ टाइप हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिटेल से पढ़ना जो है वो हमारी फितरत है, उसको हम ले लेते हैं। टाइप ऑफ नेक्रोसिस की बात करें तो सबसे पहले आता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन द सेंस कि कोगुलेशन करके जो है वहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज करेगा या नेक्रोसिस करेगा, और ये स्पेशली कहां दिखते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन होता है, स्पेशली कहां दिखता है दोस्तों? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। क्योंकि हो सकता है जैसे एग्जामिनर डेवलप हो रहे हैं, या हम कहें कि जिस तरीके से मोबाइल डेवलप हो रहे हैं, पहले मोबाइल जो है वो 15 आता है, देन प्रो आ जाएगा, फिर मैक्स आ जाएगा, प्रो मैक्स आ जाएगा। तो जैसे जैसे मोबाइल अपडेट होते हैं, जैसे जैसे जो है वो हमारे पास में टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, ठीक उस तरीके से हो सकता है हमारे पास में क्वेश्चनों का जो है उसका अपग्रेडेशन हो जाए और नए नए क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिले। तो पहले हम ले लेते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये जो है बेसिकली किसमें देखने को मिलता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछे कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहां देखने को मिलेगा, या लिक्विफेटिव नेक्रोसिस जो है वो कहां मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विडफेक्टिव नेक्रोसिस इन द सेंस कि जहां पे लिक्विड है, सीन इन ब्रेन इंफार्क्शन एंड एब्सिस, जहां पे एब्सिस और ब्रेन इंफार्क्शन होगा वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में केशियस नेक्रोसिस। ये बेसिकली जो है वो चीज लाइक अपीयरेंस हो जाता है, और बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलेगा? टीबी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है फेट नेक्रोसिस। फेट नेक्रोसिस है दोस्तों ड्यू टू लाइपेज एक्शन, लाइपेज एक्शन की वजह से होता है, और ये बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिल रहा है? पेनक्रियाटाइटिस में। ये खुद ही को जो है वो खत्म करना चालू देंगे। नेक्स्ट होता है फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। ये जो है बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्शन में हमें जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लड वेसल्स में। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में अपोटोसिस। अपोटोसिस ऑलरेडी हमने देख रहा है कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, पहले से फिक्स कर देते हैं कि आपको मरना है तो उस तरीके से मरते हैं। फीचर्स क्या है? सेल जो है वो श्रिंक होगी, क्रोमेटिन जो है वो कंसंट्रेशन होगा, अपोटिक बॉडी जो है वो रिलीज होगी, एंड इन्फ्लामेशन जो है वो नहीं होगा। ये ऑलरेडी जो है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखो यहां पे जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है, ठीक है, सेल जो है वो श्रिंक होगी, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा, अपोटिक बॉडी बनेगी, कोई भी इन्फ्लामेशन जो है वो नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, ठीक है, अपोटिक बॉडी के? तो एक तो डीएनए डैमेज हो सकता है, विड्रॉ ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर का जो है विड्रॉ होगा, या साइटोटॉक्सिक टी सेल की जो है वो एक्टिविटी होगी। इन सब की वजह से ये सारी कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट आ जाता है इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया। टर्मिनोलॉजी में सारी बता देता हूं दोस्तों, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, ये क्लास यहीं पे जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो देखो इस्चीमिया और हाइपोक्सिया में क्या डिफरेंस है, सारों को ले लेते हैं हम। पहले हाइपोक्सिया ले ले। हाइपोक्सिया होता है लो ऑक्सीजन लेवल। अब लो ऑक्सीजन लेवल कहां पे है दोस्तों? लो ऑक्सीजन लेवल जो है वो टिश्यू के अंदर रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन लेवल अगर कम रहेगा तो उसको बोले हाइपोक्सीमिया, ठीक है, हाइपोक्सिया। और दूसरी चीज होती है हाइपोक्सीमिया, ठीक है, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है दोस्तों डिक्रीज O2 लेवल, डिक्रीज O2 लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन कम हो जाए उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, और टिश्यू के अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन कम हो जाए उसको हम बोलेंगे दोस्तों हाइपोक्सिया। नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारे पास में इस्चीमिया। इस्चीमिया इन द सेंस ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है। यहां पे तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम है, लेकिन अगर ब्लड फ्लो ही डिक्रीज है, ये देखो रिड्यूस ब्लड फ्लो, यहां सीधा सीधा लिखा रिड्यूस ब्लड फ्लो जो है वो अगर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इस्चीमिया कहते हैं, ठीक है। इसमें ये मोर सीवियर होता है ड्यू टू न्यूट्रिशनल लॉस एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन। न्यूट्रिशनल लॉस भी होगा और वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं है। ब्लड अंदर जाएगा तभी तो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन लेके जाएगा, और ब्लड जब वहां उस टिश्यू से बाहर लेके आएगा तभी तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेके आएगा। क्लियर? तो ये बेसिकली चीजें हैं, पूरी समरी में बताता हूं दोस्तों। जैसे ये हमारे पास में कोई सेल है, ठीक है, अब सेल पे जो है वो हमारे पास में सेल है, अब सेल के अंदर बहुत सारे टिश्यू हैं, अगर वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, टिश्यू के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाए तो हमारे पास में क्या दोस्तों? हाइपोक्सिया। क्या होगा दोस्तों? हाइपोक्सिया होगा। अगर मान के चलिए ये हमारे पास में सेल है, लेकिन डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल आ जाए कहां पे? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर। नेक्स्ट आता है दोस्तों इस्चीमिया।
इस्चीमिया क्या होता है, ये भी मिया है, मतलब डिक्रीज सप्लाई ऑफ द ब्लड, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। सिंपल अगर मीनिंग की हम बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास में डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया के बाद में है दोस्तों आता है इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन आपने नाम सुना होगा जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन में क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे यहां तक कोई भी सेल जो है वो डेथ नहीं करती, लेकिन इन्फार्क्शन कंडीशन में क्या होगा कि हमारी सेल जो है वो धीरे धीरे डेथ करना चालू कर देगी। ठीक है, इन्फार्क्शन वो कंडीशन होती है कि सेल धीरे धीरे जो है वो डेथ कर रही है। अगर उस टाइम तक आपने ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी या ऑक्सीजन सप्लाई दे दी तब तक तो वो सर्वाइव कर देगी। अगर वहां तक अगर आपने ऑक्सीजन सप्लाई या नहीं दी है, ठीक है, तो फिर वो सीधा चली जाएगी दोस्तों गैंग्रीन में, लास्ट चली जाएगी गैंग्रीन। गैंग्रीन वो कंडीशन है कंप्लीट सेल डेथ। ये क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट सेल डेथ के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि गैंग्रीन में जाने के बाद आप चाहे उस सेल या उस टिश्यू को पूरे जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन चेंबर के अंदर रख दो तो भी जो है वो वहां पे वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। इन्फार्क्शन कंडीशन में हम सर्वाइव करवा सकते हैं। इन्फार्क्ट कंडीशन में जो है वो लैक्टिक एसिड बनना चालू हो जाता है। लैक्टिक एसिड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से लैक्टिक एसिड बनना चालू हो जाएगा और उसी की वजह से पेन होता है। तो आपने सुना होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में तो जो पेन होता है वो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से होता है। क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। हमने शुरुआत की थी सेल के बारे में देखा था। सेल को हमने बेसिकली देखा था इसके अडेप्टेशन को, ठीक है, यानी कि सेल इंजरी और सेल अडेप्टेशन हमने जो हो दो टर्मिनोलॉजी को कनेक्ट करके आज की क्लास ली थी। तो कोई भी सेल होती है वो अपनी एक नॉर्मल कंडीशन में होती है, नॉर्मल उसकी जो है वो शेप साइज होती है, नॉर्मल कंडीशन में होती है। लेकिन जैसे कोई स्टिमुलाई गया या कोई प्रेशर गया या स्ट्रेस गया तो देन उसके बाद क्या होगा, वो चेंज होगी। अब चेंज होगी तो क्या होगा, या तो उस चीज को अडेप्ट कर लेगी जिसको बोलते हैं सेल अडेप्टेशन, जिसमें हमारे पास में हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि किसके अंदर नंबर्स बढ़ते हैं, किसके अंदर साइज बढ़ती है, किसके अंदर साइज घटती है, किसके अंदर साइज चेंज होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सेल अडेप्टेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज का सेल इंजरी। सेल इंजरी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास में रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इन द सेंस कि जैसे हमने जो है वो हमने स्टिमुलाई हटा लिया देन सेल वापस से अपने पुरानी कंडीशन में चली जाएगी, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होता है कि आपने स्टिमुलाई दिया देन स्टिमुलाई हटाने के बाद में भी वापस रिवर्ट बैक नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। इसका दूसरा नाम हो गया हमारे पास में सेल डेथ। तो सेल डेथ जो है वो दो तरीके से होती है। किस तरीके से, एक नेक्रोसिस, एक अपोटोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस हमेशा जो है वो हम इंफ्लामेटरी कंडीशन होता है और हमेशा जो है वो पैथोलॉजिकली होता है। कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है वो आया देन किसी सेल को डैमेज किया, वो हो गया हमारे पास में नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में जो है हमारे पास में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होने के कारण जो हमारे पास में जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकलना चालू हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा और वो आसपास की जो है वो सेल को भी अफेक्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में दूसरी कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड अपोटोसिस। अपोटोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। पहले बता देते कि आपको मरना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि वो सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, उसमें स्वेल हो रही थी, इसमें श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने के बाद धीरे धीरे जो है उसकी बिल्डिंग चेंज होगी, मेम्ब्रेन चेंज होगी लेकिन टूटेगी नहीं। ठीक है, फिर अपोटिक बॉडी बनेगी, वो उसको एनगल्फ करके जो है फिनिश कर देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज देखी। देन हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, नेक्रोसिस, इन्फार्क्शन, गैंग्रीन, ये सारी चीजें देखी। आई होप आज की क्लास जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हमने क्लियर कर ली है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। क्लास कैसे लगी उसके बारे में दो शब्द जो है वो जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके जो है वो कमेंट ही हमें मोटिवेशन देते हैं, पता चलता है कि हमारी क्लास जो है वो किस तरीके से इफेक्टिव है, कौन सी चीज पे हमें और वर्क करने की जरूरत है। तो इसी सजेशन के साथ मैं आज की क्लास से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।